मुझे और ऐसा लगता है कि जो की टू प्रोग्रेस अगर देश का है तो वो एजुकेशन है। राइट। जिसमें आप कुछ कहना चाहेंगे कि आप? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी आवश्यकता है कि हम प्राइमरी एजुकेशन पर बल दें, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दें और उसके बड़े से साथ साथ अच्छे टीचरों पर बल दें। आप जानते हैं कि आज किसी भी माँ बाप को पूछ लिया जाए कि आपके जीवन की एक पहली प्राथमिकता क्या है, हिंदुस्तान के अमीर से अमीर व्यक्ति को भी पूछोगे, गरीब से गरीब व्यक्ति को पूछोगे, तो जवाब ये देगा कि मेरी प्राथमिकता है मेरे बच्चों की शिक्षा। हर व्यक्ति को अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता है। अमीर से अमीर आदमी को भी बच्चों की शिक्षा की चिंता है। और बच्चों की शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि एयर कंडीशन स्कूल, उसकी अपेक्षा है अच्छे टीचर। हमारे देश में अच्छे टीचर का निर्माण हो, इस पर एक नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ आईआईएम चलते हैं, आईआईएम से पढ़ करके सीईओ निकलते हैं। दुनिया की कंपनियों को बढ़िया ढंग से चलाने वाले सीईओ को पैदा करने का काम हिंदुस्तान की कई आईआईएम के द्वारा हो रहा है। क्यों न हम एक नया इनिशिएटिव लें। मित्रों, मैंने गुजरात के अंदर एक इनिशिएटिव लिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, IITE। इस आईआईटी हमने टीचर्स निर्माण करने के लिए एक स्वतंत्र यूनिवर्सिटी बनाई है और इस स्वतंत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा 12th के बाद जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है, इन सबको हम इनवाइट करते हैं। ऐसे नौजवान आ रहे हैं और उसमें से वो टीचिंग में ही ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पीएचडी करेंगे। और मित्रों, पूरे दुनिया में मिलियन टीचर्स की आवश्यकता है। हिंदुस्तान जैसा देश दुनिया में टीचर एक्सपोर्ट कर सकता है और जब टीचर एक्सपोर्ट करते हैं तब हमारी संस्कृति को भी साथ साथ एक्सपोर्ट करते हैं। पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाला हिंदुस्तान जब टीचर पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है तो पूरे दुनिया को एक मानवता के पाठ पढ़ाने का भी काम कर सकता है। विश्व के अनेक संकटों के निर्मूलन का भी एक रास्ता हमारा देश दिखा सकता है और उसी दिशा में एक छोटा सा प्रारंभ गुजरात ने किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, एक टीचर्स निर्माण करने वाली यूनिवर्सिटी। और मैं वो दिन का इंतजार कर रहा हूं जैसे आईआईएम के कैंपस के इंटरव्यू में जाकर के जो लोग सीईओ ढूंढते हैं, वे करोड़ों रुपयों के कैंपस इंटरव्यू के साथ पैकेज देते हैं। वो दिन आएगा जब कैंपस इंटरव्यू होगा, लोग टीचर्स ले जाएंगे और टीचर्स को लेकर के अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। तो एजुकेशन के दिशा में बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। गुजरात ने कुछ प्रयास किए हैं। Actually, my question is, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ डोंट वांट टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन पॉलिटिक्स बिकॉज इसका एक ही रीजन है कि पॉलिटिशियन का बैड इमेज। इवन इफ दे वांट, देयर फैमिली विल नॉट अलाउ टू डू सो। तो आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है? बिकॉज वी ऑल नो कि until and unless youth will not be active, we cannot expect India to be a developed country by 2020 or before that. What you wanted to say or how you would like to convey them? देखिए, राजनीति अपने आप में खराब नहीं है। ये देखा जाए तो भगवान कृष्ण किस चीज से जुड़े हुए थे? वो जो सारा कारोबार था वो अपने आप में राजनीति थी। भगवान रामचंद्र किससे जुड़े थे? वो जो कारोबार था वो अपने आप में राजनीति थी। भगवान बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? राज परिवार में पैदा हुए थे। महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक सॉल्यूशन खोजने के लिए, देश को आजादी देने के लिए राजनीतिक क्षेत्र को पदार्पण करके पूरे देश को जगाया था। तो राजनीति अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी की जो ललक थी, आजादी के बाद उस ललक को जिंदा रखने का जो जरूरत थी, हमने स्वराज्य प्राप्त किया, उसी मिजाज से सुराज्य प्राप्त करने की दिशा में हमने अगर प्रयास किया होता और देश के युवाओं को इस सुराज्य के निर्माण के लिए जैसे आजादी में हिस्सेदार बनाया था, देश आजाद होने के बाद भी हिस्सेदार बनाया होता, तो शायद ये दूरी न होती। और आज स्पेशल कोशिश करके एंट्री लेने का प्रयास करना पड़ता है, वो नहीं होता, वो सहज रूप से होता। दूसरी बात है, आज से 30-40 साल पहले हमारा देश का जो नेतृत्व उभर करके आता था, वो या तो आजादी के आंदोलन में से पैदा हुआ था या रचनात्मक कार्यों से हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे गिरावट आई, वो परिवार में से नेतृत्व पैदा होने लग गए, धीरे धीरे गिरावट आई
वो जातिवाद में से नेतृत्व पैदा होने लगे, जातिवादी जहर में से नेता बड़ा होने लगा, धीरे धीरे माफिया भी राजनीति में आने लगे, बंदूक की नोक से नेता पैदा होने लगे। तो इस प्रकार की बुराइयां आई हैं। उन बुराइयों को रोकना है तो अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों ने निष्ठा के पूर्वक आगे आना पड़ा है। देश के लिए कुछ झेलना पड़े तो झेल करके भी आना पड़ेगा। अपने परिवार की भी आलोचना सहनी पड़े तो आना पड़ेगा। हम ये सोचे कि सब कंफर्ट होगा, जैसे किसी के माँ बाप राजनीति में है और जैसे ही सीधा उसको स्ट्रेट वे प्रगति हो जाती है, हर एक की नहीं होगी। भाइयों बहनों, मैं अपने आप में बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूं। मेरे परिवार में राजनीति का र भी कोई नहीं जानता है। मेरे पिताजी कभी गांव के अंदर भी क्या पद होता है वो जानते नहीं थे, लेकिन मैं हिम्मत के साथ समाज के लिए कुछ करने के लिए निकल पड़ा। राजनीति रास्ता बनाती चली और आज मुझे गर्व है कि राजनीति की वो ताकत होती है कि जहां बैठा हुआ व्यक्ति नीति निर्धारण कर सकता है, पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकता है और पीढ़ी तक उसका प्रभाव पैदा कर सकता है। और इसलिए राजनीति बहुत ही निर्णायक पोजीशन पर होती है। मैं नौजवानों को निमंत्रण देता हूं कि आप आइए। लेकिन मैं उसके पहले ये कहना चाहूंगा, कुछ बनने के लिए जो लोग राजनीति में आते हैं वो राजनीति को भी बुरा करते हैं, खुद के जीवन को भी बर्बाद करते हैं। मेरी प्रार्थना होगी नौजवानों को, मुझे सलाह देने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन अनुभव से मैं कहता हूं, बनने के सपने देख करके राजनीति में नहीं आना चाहिए, कुछ करने के सपने देख करके राजनीति में आना चाहिए। मैं भरोसा देता हूं आप कर भी पाएंगे और हो सकता है जनता आपको भी कुछ बना के रहेगी। जनता पे छोड़ दीजिए, आप कुछ करने के मकसद से आइए कि मुझे ये चेंज लाना है, मुझे परिवर्तन लाना है, मैं मेहनत करूंगा, मैं इस इलाके को ठीक करूंगा, मैं इतने दोस्तों को साथ लेके चलूंगा। आप आइए, आप हिम्मत रखिए और बहुत ही कंफर्ट सोचते होंगे। और मित्रों, राजनीति ये मक्खन पर लकीर करने वाला खेल नहीं है। राजनीति ये पत्थर पर लकीर करने वाला खेल है और पत्थर पर लकीर करने का शौहर देश के नौजवानों में होता है। वो आएंगे, मुझे विश्वास है बहुत ही उत्तम काम करके जाएंगे। Can you please define secularism? Why is that the media and the Congress have, if I can say, communalized the issue in the word? Thank you very much. त्रिवेदी जी, आपने एक बड़ा सनातन सवाल पूछा है। सेक्युलरिज्म पर हमारे देश में भारी डिबेट होती रहती है और सेक्युलरिज्म की कई डेफिनेशन हो रही है। डिक्शनरी में सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन है वो तो आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन हर एक ने अपने अपने तरीके से की है और मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि हर व्यक्ति ने अगर सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन की है तो मैं भले ही छोटा इंसान हूं, मुझे भी सेक्युलरिज्म की अपनी डेफिनेशन देने का अधिकार है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे लिए सेक्युलरिज्म मीन्स इंडिया फर्स्ट, मेरा भारत सबसे पहले। ये अगर हर भारतीय के दिल में रहा, वो सबसे बड़ा सेक्युलरिज्म है। आपने कहा ये बात सही है कि जिस देश में वसुधैव कुटुंबकम्पनी भावना रही हो, जिस देश में सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सर्व के कल्याण की कल्पना जहां रही हो, वो देश जहां पेड़ और पौधे में भी परमात्मा देखा जाता हो, वो देश जो चींटी को भी खाना खिला करके खाने का स्वभाव रखता है, वो देश को अगर कोई दुनिया के लोग सेक्युलरिज्म पढ़ाने की बातें करते हैं तो उस देश का अपमान दिखता है। हिंदुस्तान ही है जिसने सारे विश्व को सही अर्थ में सेक्युलरिज्म सिखाया है। जब तक अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, वहां के सेक्युलरिज्म को कभी सवाल नहीं उठा था। जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, कभी सेक्युलरिज्म का सवाल नहीं उठा था। जब बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा था, कभी सेक्युलरिज्म का सवाल नहीं उठा था। जो हिस्से हिंदुस्तान से कट गए, वहां सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ गया। हिंदुस्तान ही सेक्युलरिज्म की गारंटी है, हिंदुस्तान के डीएनए में है, यहाँ की जेनेटिक व्यवस्था में है। और इसलिए राजनेता सेक्युलरिज्म के नाम पर कितने ही रोटियां सेकते रहते हो, राजनीति करते रहते हो, सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को बुरा भला कहने की फैशन रखते हो, उसके बावजूद भी मेरा भरोसा है कि हिंदुस्तान के जहन में सबको साथ लेकर के चलने की ताकत है। और हम लोग कहते हैं कि सर्वपंथ समभाव। वोट बैंक की राजनीति ने
हमारे सेकुलरिज्म की ऊंचाइयों को बहुत खोखला कर दिया है। जिस दिन वोट बैंक की राजनीति खत्म होगी, हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म पूरा विश्व समझ पाएगा, विश्व को साथ रखने का सामर्थ्य। मुझे गुजरात का उदाहरण है, आज से 700 साल पहले दुनिया की माइक्रो माइनॉरिटी पारसी कौम ईरान से आई और मेरे गुजरात के अंदर भाई की तरह बस गई। आज हमारे यहाँ दुनिया की माइक्रो माइनॉरिटी गुजरात में रहती है और सबसे सुखी हैं, सबसे संतोषी हैं। ये मैं गुजरात के अनुभव से कह सकता हूं, ये हिंदुस्तान की ताकत है और उस ताकत में हमें नाज होना चाहिए। हम पूरे विश्व को अपना मानने वाले लोग हैं, पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले लोग हैं और इसलिए सेकुलरिज्म पर कोई खतरा नहीं है। सेकुलरिज्म की समझ को कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी तो वो भी ठीक हो जाएगा। रिटन सवाल है, सीमा कॉल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। मोदी जी, हाउ हैज योर एक्सपीरियंस ऑफ द आइडिया ऑफ अर्बनाइजेशन बीन? डू यू सी इट हैज मेड गवर्नेंस स्ट्रॉन्गर एट द लोकल लेवल? सीमा जी, अच्छा होता मैं आपसे सीधी बात कर पाता, लेकिन शायद टेक्नोलॉजी के फॉल्ट के कारण आपका रिटर्न सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं शायद आप वहां पर उस छोर पर मुझे देख भी पाती होगी और मुझे सुन भी पाती होगी, या तो बाद में शायद आपको YouTube के पर जाकर के देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छा होता मैं आपको रूबरू में बात कर पाता। आपका सवाल सही है कि गुजरात ने एक प्रयोग किया है। आज चारों तरफ अर्बनाइजेशन की एक चिंता है। गुजरात भी 42% अर्बनाइजेशन है। अगर हम अपने गांवों की चिंता नहीं करेंगे तो हम शहर को भी खतरे में डाल देंगे। महात्मा गांधी कहते थे, भारत गांवों का देश है। 60 साल तक हम गांधी जी का नाम तो लेते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से उन गांवों की तरफ हम नजर नहीं कर पाए। मैं कभी कभी सोचता था कि गांधीनगर में मैं स्विच ऑन करूं, बिजली हो जाती है, टीवी ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है, लेकिन गांव के अंदर बिजली के लिए तड़पना पड़ता है। ऐसा क्यों? ये बचपन से मेरे मन में आता है। जब मुझे गांधीनगर में आने का अवसर मिला तो मेरे मन में विचार आया कि गांव को भी बिजली 24 घंटे क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मैंने सोचना शुरू किया। ईश्वर ने मुझे एक आइडिया दिया, पता नहीं परमात्मा ने कैसे मुझे सुझा दिया, और हमने एग्रीकल्चर फीडर और डोमेस्टिक फीडर को अलग करके टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला। और भाइयों बहनों, गुजरात पहला राज्य है कि जो गुजरात के सभी गांवों में 24/7 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर 365 डेज अवेलेबल है। यहां पावर कट क्या होता है किसी को कल्पना ही नहीं है, सोच ही नहीं होगा। सारे हिंदुस्तान के अंदर बिजली जाती है, वो खबर बन जाती है। भाइयों बहनों, हमारे गुजरात में बिजली जाने की कोई खबर ही नहीं होती है। ये हमने स्थिति पैदा की है। तो गांव के जीवन में बदलाव लाना चाहिए। इस सारी सोच में से एक विचार आया कि हम क्यों ना एक ऐसा नया मॉडल खड़ा करें जिसमें आत्मा गांव की बनी रहे और सुविधा शहर की विकसित हो। और उसके लिए रूरल अर्बन कॉम्बिनेशन से हमने एक रर्बन कंसेप्ट को डेवलप किया है। और हमने अभी कुछ ऐसे स्थानों को सिलेक्ट किया है, करीब 250, जहां पर हम ये कंसेप्ट लाए हैं कि जहां आत्मा गांव की हो, सुविधा शहर की हो। और मुझे इसका फायदा दिख रहा है। जैसे 24 घंटे बिजली हुई, आपको जानकर के खुशी होगी। गुजरात हिंदुस्तान में शायद और दुनिया में भी बहुत से समृद्ध देशों में भी शायद नहीं होगा, हमारे यहाँ 18,000 गांव हैं और सभी 18,000 गांव ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वाले हैं। ये 21वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो हमारे गुजरात में हमने करके दिखाया है। आज मैं मेरे राज्य में कहीं पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर सकता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंस से, टेलीफरियाद से कोई भी व्यक्ति मेरा संपर्क कर सकता है। तो हमने गवर्नेंस को और मजबूत करने में टेक्नोलॉजी का, ई गवर्नेंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भरसक प्रयास किया है। लेकिन गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एक तालुका सरकार कंसेप्ट विकसित किया है, जिसमें सारे निर्णय तहसील खुद क्यों न करे। अपने विकास के मॉडल को तहसील खुद क्यों न तैयारी करे। तहसील अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए क्यों ना आए, और रिसोर्स न हो तो स्टेट उसको मदद करे, लेकिन उसके अपने पोटेंशियल का पूरा उपयोग करे।
पिछले 1 साल से हमारा ये तालुका सरकार का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही हमें फल दे रहा है। एक एक तालुका के बीच कंपटीशन हुई है। एक तहसील को लगता है कि हम आगे चले जाएं, दूसरे तहसील को लगता है कि हम आगे चले जाएं। दोनों के बीच में एक हेल्दी डेवलपमेंट की कंपटीशन शुरू हुई है। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट के बीच कंपटीशन हो, स्टेट के बीच में कंपटीशन हो, एक ऐसा माहौल बने कि विकास का माहौल बन जाए, जन भागीदारी से बन जाए, तो गवर्नेंस की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। दूसरी बात है, आपने जो गवर्नेंस की बात कही है, मैं सिर्फ गुड गवर्नेंस से अटकता नहीं हूं। मेरी एक फॉर्मूला है P2G2, प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस। सरकार का काम फायर स्टेशन की तरह, फायर ब्रिगेड की तरह कहीं आग लगी और जाकर के बुझाना नहीं है। सरकार का काम है एडवांस में चीजों को समझना, एडवांस में चीजों को अनुमान लगाना और उसकी व्यवस्थाओं करना। तो हमने P2G2 फॉर्मूला को अपनाया है, प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस। मुझे विश्वास है कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी और मैं कोशिश करूंगा कि गूगल के माध्यम से भी आप तक ये बात पहुंच जाए। I really think this idea of urbanization